हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। और आरो यारो के इस फ्री कोर्स के अंतर्गत भारतीय भूगोल की ये 6वीं वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बृहद हिमालय और लघु हिमालय को खत्म कर लिया था और आज की वीडियो में हम हिमालय की जो अंतिम यानी कि जो चौथी श्रेणी है शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको जब भारत के भूआकृतिक प्रदेश का स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि हिमालय 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ट्रांस, बृहद और लघु को हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। और इस कोर्स के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं 9 वीडियो हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश विशेष पर, जिसमें कि पूरा उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि जिसे आप यूपी स्पेशल के नाम से जानते हैं खत्म हो चुका है। ठीक है। और 5 वीडियो इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल की भी हो चुकी हैं। और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप इनको देखिए ताकि आप मेरे साथ साथ आरो यारो का पूरा सिलेबस बहुत ही आसानी से कवर कर सकें। बात बाकी ये वीडियो अपने आप में संपूर्ण है और अगर आप इन वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी अन्य सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग भारतीय भूगोल की 6वीं वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे। बाद बाकी जितने भी दर्रे, घाटियाँ और क्या बोलते हैं हिमनद, ये सारी चीज़ें हैं इनको भी देख लेंगे। और जो सिडनी बुरार्ड के द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है उसको भी हम लोग आज देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाद बाकी एक जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से वो दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाद बाकी इन वीडियोस को ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको वास्तव में इनकी ज़रूरत है या फिर जो कहीं अन्य जगह पर बड़ी फीस देने में सक्षम नहीं है, तो उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो निःशुल्क पूरी तैयारी कर सकें। बाद बाकी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। शिवालिक, जिसे कि वाह हिमालय के नाम से भी जानते हैं। वाह मतलब बाहरी, जैसे बृहद हिमालय था तो वो क्या था, वो था आंतरिक। ठीक है। और ये बाहरी। तो देखो पहले तो मैं आपको शिवालिक हिमालय दिखा ही दूं। ये था अपना ट्रांस। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं। अब देखो आपको समझ में आएगा ये क्या था। ये था ट्रांस। ठीक है। उसके बाद ये क्या था, ये था बृहद। ये जो उसके बाद ये क्या था, ये था लघु। और ये जो है ये क्या है, ये है शिवालिक। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये शिवालिक हिमालय है वो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसी को देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैंने भी आपको पहले भी बता दिया था कि जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है उनके मध्य अपसरण की प्रक्रिया के कारण इस हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये जो प्रक्रिया है वो विभिन्न चरणों में चली है, इसीलिए आपको हिमालय पर विभिन्न श्रेणियां दिखाई देती हैं। तो जो सबसे लास्ट में श्रेणी निर्मित हुई है वही शिवालिक है। ठीक है। और इसे वाह हिमालय भी कहते हैं यानी कि हिमालय की बाहरी श्रृंखला। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक चीज को समझें कि जो ये शिवालिक है इसका अलग से महत्व सिर्फ कोसी नदी तक नजर आता है। कोसी नदी आपकी रही ये देखो, जो तिब्बत से नेपाल में आती है और फिर बिहार में बहते हुए गंगा में मिल जाती है। तो जो ये कोसी नदी है यहीं तक शिवालिक हिमालय का अलग से महत्व नजर आता है। उसके बाद ये लघु हिमालय में सट गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पूरब की तरफ घाटियों का निर्माण इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर जो हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं हैं वो आपस में सट गई हैं, उनका कोई बहुत अलग अलग महत्व नजर नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से कोसी नदी के बाद से सट गया है। तो शिवालिक हिमालय का लघु हिमालय से अलग महत्व सिर्फ
कोसी नदी तक नजर आता है और उसके बाद यह लघु हिमालय से सट गया है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो शिवालिक हिमालय है वो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, यानी कि सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो ये शिवालिक हिमालय है ये हिमालय के अंतर्गत सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हिमालय पर जो सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है बृहद हिमालय। वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, चाहे आप बात करें एवरेस्ट की, चाहे आप बात करें मकालू की, मसालू की, अन्नपूर्णा, ये सारी बहुत ही ऊंची चोटियां हैं, कंचनजंगा, ठीक है। लेकिन ये जो शिवालिक हिमालय है ये हिमालय के अंतर्गत सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। और अगर हम इसके विस्तार को देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान में एक पोतवार बेसिन है, ठीक है, कौन सा, पोटवार बेसिन, और उसके बाद असम में ये यहाँ पर दिहांग तक फैला हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक इसका विस्तार है और कोसी नदी के बाद यह लघु हिमालय से सट गया है। तो पूरब में कोई बहुत इसका अलग महत्व नजर नहीं आता है। पूरब की बात करें तो कोसी नदी के बाद से ये कोसी नदी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाद बाकी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य उत्तराखंड में दून और द्वार घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा देहरादून, हरिद्वार, तो ये घाटियों में ही स्थित नगर हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियां पाई जाती हैं उनको उत्तराखंड में दून और द्वार के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। बाद बाकी शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, यानी कि शिवालिक हिमालय के नीचे वाले भाग को तराई कहते हैं, ठीक है। जब आप उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे तो ये तराई उसी का भाग है। बस मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता दिया कि शिवालिक हिमालय के नीचे वाले क्षेत्र को तराई कहते हैं और यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है, ठीक है। और यहीं से उत्तर भारत के विशाल मैदान की शुरुआत हो जाती है। बाद बाकी ये वाला जो फैक्ट है मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया है, लेकिन इस फैक्ट को आप उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत भी पढ़ेंगे कि उत्तराखंड के तराई वाले भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं का मतलब होता है जो धरातल को तोड़कर स्वतः प्रकट हुए हैं, यानी कि उनको खोदना नहीं पड़ा है, वहां से पानी खुद निकलता है। और ये इसीलिए निकलता है क्योंकि तराई वाले क्षेत्र में जो जल स्तर होता है वो काफी ऊपर होता है, तो वहां पर पानी की मात्रा भी बहुत, जो भौम जल होता है उसकी भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पर ये क्या इनका नाम है, पाताल तोड़ कुएं स्वतः प्रकट हुए हैं। उसके बाद देखो शिवालिक हिमालय पर अरुणाचल प्रदेश में 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। इनका नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये अभी भी पूछी गई थी और बहुत बार पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं, डफला, मिरी, आबोर और मिसमी। ये 4 पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय पर पाई जाती हैं, डफला, मिरी और आबोर और मिसमी। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की इन पहाड़ियों का नाम तो ये है ही क्या, डफला, मिरी, आबोर और मिसमी, और इसी नाम की जनजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो पहाड़ियों और जनजातियों के अरुणाचल प्रदेश में एक ही नाम है, वो है डफला, मिरी, आबोर और मिसमी, और ये पहाड़ियां शिवालिक हिमालय पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया शिवालिक हिमालय के बारे में, बहुत ही छोटा था। अब हम लोग देख लेते हैं नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया है भूगर्भ शास्त्री सिडनी बुराड के द्वारा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है सिडनी बुराड के द्वारा। और किस तरीके से इन्होंने किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैप आपके सामने है। इन्होंने हिमालय की पश्चिमी सीमा को माना ये सिंधु नदी, और उसके बाद पूर्वी सीमा को माना यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद इन बीच में भी काफी नदियां थीं, तो इन नदियों के आधार पर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 भागों में बांट दिया। कैसे, देखो सिंधु से सतलज तक, ठीक है, इसको कह दिया पंजाब हिमालय,
या फिर इसी को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद ये सतलुज नदी है, सतलुज से यहाँ पर काली नदी बहती है, तो सतलुज से काली तक इसको कुमाऊं हिमालय कह दिया। ठीक है, उसके बाद ये काली नदी है और ये तीस्ता नदी है, तो इसके बीच के हिमालय को इन्होंने नेपाल हिमालय कहा। ठीक है, और इस तीस्ता नदी से ये जो दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इस वाले क्षेत्र को इन्होंने आसाम हिमालय कहा। तो ये इन्होंने 4 श्रेणियों में हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया। एक बार फिर देखिए, सिंधु से सतलज तक पंजाब या कश्मीर हिमालय, सतलज से काली तक कुमाऊं हिमालय, उसके बाद काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक आसाम हिमालय। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन हिमालय की 4 श्रेणियों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सिंधु से सतलज तक कश्मीर हिमालय के मध्य देखें तो आप सभी को पता होगा इनके बीच में क्या क्या आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो काराकोरम श्रेणी आ जाएगी जो कि ट्रांस हिमालय पर है, लद्दाख आ जाएगा, पीर पंजाल आ जाएगा, ठीक है, जो कि लघु हिमालय पर था, जास्कर ट्रांस हिमालय पर था यहीं पर, ठीक है, ये जो बताया था मैंने। धौलाधर पर्वत श्रेणी आ जाएगी यहाँ पर, जो कहाँ पर थी, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देख लें हम वैष्णो देवी, बहुत एक हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, वो भी इसी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। अमरनाथ की गुफा आती है और चरार ए शरीफ, ये मोहम्मदन का एक स्थल है, ठीक है, वो इस पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बाद बाकी कश्मीर हिमालय में एक शीत मरुस्थल भी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में एक शीत मरुस्थल है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद कुमाऊं हिमालय की हम लोग बात करें तो ये सतलज से काली तक फैला है। कुमाऊं जैसे कि नाम ही से समझ में आ रहा होगा, ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र होगा। और एक चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो ये काली नदी है ये घाघरा की सहायक नदी है। बाद बाकी इस कुमाऊं हिमालय में हम लोग देखें तो नंदा देवी है, ठीक है, पहले ही हम लोग बात कर चुके थे ये चोटी कहाँ पर है। बाद बाकी एक चोटी और है जिसकी हम लोगों ने बात नहीं की थी, वो है त्रिशूल। तो त्रिशूल नाम की चोटी उत्तराखंड में पाई जाती है और दूसरा ये कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है। बाद बाकी किसी एग्जाम में इस त्रिशूल चोटी की ऊंचाई पूछी गई है तो आपको ध्यान रखना है ये 7120 मीटर ऊंची है। बाद बाकी बद्रीनाथ आप सबको पता है कुमाऊं हिमालय में आएगा उत्तराखंड के अंतर्गत। बंदरपूछ चोटी मैंने पहले ही बता दिया था उत्तराखंड में है। बाद बाकी दून और द्वार अभी आपने पढ़ा, और फूलों की घाटी भी इसी कुमाऊं हिमालय में उत्तराखंड के अंतर्गत आती है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नेपाल हिमालय, जो कि काली से तीस्ता नदी के बीच तक फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या आएगा, धौलागिरी, ठीक है, अन्नपूर्णा, ये सारी चोटियाँ कहाँ पर हैं, ये हैं नेपाल में। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो कौन कौन, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है, ये सिक्किम में। तो ये भी इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। उसके बाद असम हिमालय में देखें तो कोई ऐसा स्थल नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये तीस्ता से दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो ये आपका हो गया हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, जो कि भूगर्भ शास्त्री सिडनी बुरार्ड के द्वारा किया गया है। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखना। और 4 भागों में विभाजन है, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही अच्छी तरीके से देख ली। अब देखो कुछ पूर्वोत्तर की पहाड़ियां भी हम लोग देख लेते हैं, और आपको पता चलना जरूरी है कि पूर्वोत्तर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। बाद बाकी यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो डफला, मिरी, आबोर, मिसमी के संदर्भ में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एक पहाड़ी और है यहाँ पर जो कि है पटकोई बूम, ठीक है। तो पटकोई बूम पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो कुल मिलाकर 5 हो गई। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि डफला, मिरी, आबोर और मिसमी ये पहाड़ियों और जनजातियों के अरुणाचल प्रदेश में एक ही नाम है। और अब आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। जैसा कि हम लोगों ने जब भारत की भौगोलिक अवस्थिति पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है।
तो इसी सीमा पर एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है पटकोई बूम। तो पटकोई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को बनाती है, या फिर यहीं से अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनती है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो टाइगर हिल्स स्थित है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि टाइगर हिल कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर पहाड़ी, इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और यहाँ पर एक पहाड़ी और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है लेमाटोल। ठीक है, तो लेमाटोल पहाड़ी भी मणिपुर में स्थित है। उसके बाद देखो असम में दो पहाड़ियां इंपॉर्टेंट हैं, मिकिर और रेंगमा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, आबोर, मिसमी और पटकोई बूम। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और लेमाटोल पहाड़ी, और असम में मिकिर और रेंगमा। ठीक है, इनके संदर्भ में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है और यहाँ से युग्म सुमेलन या फिर सही गलत युग्म पहचानने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखो मेघालय में भी तीन पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतियां। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आपको याद रखना है कि ये जो पहाड़ियां हैं ये हिमालय का भाग ना होकर किसका भाग है, ये शिलोंग पठार का भाग है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखना है गारो, खासी, जयंतियां हिमालय का भाग ना होकर शिलोंग पठार का भाग है। और आपको ध्यान रखना है एक चीज और, कि जो ये गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ी कहाँ पर हैं, मेघालय में। ठीक है, ये भी पहाड़ी और जनजातियों के एक ही नाम है। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था कि डफला, मिरी, आबोर और मिसमी वो पहाड़ियों और जनजातियों के एक ही नाम थे, उसी तरह मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां ये भी पहाड़ियों और जनजातियों के मेघालय में एक ही नाम है। बाद बाकी ये हिमालय का हिस्सा ना होकर ये शिलोंग पठार का हिस्सा है। अब देखो यहाँ पर आगे हम देखें तो जो ये खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी पर ही मासिन राम स्थित है और चेरा पूंजी स्थित है। तो इनके नाम आपने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और इससे पहले था चेरा पूंजी। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है। बाद बाकी जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि असम में मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां स्थित हैं, वो भी हिमालय का भाग ना होकर शिलोंग पठार का हिस्सा हैं। ठीक है, और अब देख लो जो राजमहल पहाड़ी है, कहाँ, छोटा नागपुर पठार के पास में ये पाई जाती है, उसी का विस्तार ये शिलोंग पठार है। ठीक है, जब हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि कई बार हम लोग मिकिर, रेंगमा, गारो, खासी, जयंतिया आदि पहाड़ियों को हिमालय का भाग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये शिलोंग पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर के पर्वत भी इसी राजमहल पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं और मैंने आपको बता दिया इस राजमहल पहाड़ी का ही पूरब की तरफ जो विस्तार हुआ है वही शिलोंग पठार है। उसके बाद देखो राजमहल पहाड़ी और गारो पहाड़ी के गैप को राजमहल गारो गैप या मालदा गैप भी कहते हैं। तो जो राजमहल पहाड़ी है और जो गारो पहाड़ियां हैं मेघालय में, उनके बीच का जो गैप है उसको राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के संदर्भ में भी एक एक फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश पूरा मैदानी है, यहाँ पर पहाड़ नहीं पाए जाते हैं और इस बांग्लादेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, इसीलिए इसको नदियों का देश कहा जाता है। किसको? बांग्लादेश को। और आपको याद रखना है कि बांग्लादेश पूरा का पूरा मैदानी है। उसके बाद पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में बहुत सी नहरें विभिन्न नदियों से निकाली गई हैं, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। तो नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। और नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। उसके बाद हम लोगों ने उत्तराखंड और जो ट्रांस हिमालय पर ग्लेशियर स्थित थे उनको देख ही लिया था, लेकिन अब हम लोग हिमालय पर जो भी ग्लेशियर स्थित हैं उनको थोड़ा सा समग्र रूप से देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहाँ से सबके संदर्भ में पूछ लिया जाता है, यानी कि युग्म सुमेलन से पूछेगा तो सारे ग्लेशियर ही एक साथ पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सियाचिन
ससाइनी, हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरा और चोमोलुंगमा। तो ये जो ग्लेशियर है ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, और ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। कौन कौन से हैं? सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरा और चोमोलुंगमा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। उसके बाद जेमू ग्लेशियर की बात करें तो ये कंचनजंगा श्रेणी पर स्थित है, और कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर की। तो ये देखते हैं कौन कौन है। गंगोत्री पहले ही पढ़ चुके, यमुनोत्री पहले ही पढ़ लिया, मिलाम पहले ही पढ़ लिया, फिर एक नया आया है चोराबाड़ी। तो ये जो 4 ग्लेशियर हैं ये उत्तराखंड में है। कौन कौन से? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और चोराबाड़ी। उसके बाद एक ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? सोना पानी, जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी के पास में पाया जाता है। कौन सा? सोना पानी। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरा, चोमोलुंगमा काराकोरम श्रेणी पर, जैमू सिक्किम में, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और चोराबाड़ी ये उत्तराखंड में, और सोना पानी हिमाचल प्रदेश में। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये जो काराकोरम रेंज पर सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से ये नुब्रा नदी निकलती है, और नुब्रा नदी की घाटी से ही जो भारतीय सेना है, जो इंडियन आर्मी है, वो सियाचिन में प्रवेश करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, और इस नुब्रा नदी की घाटी से ही भारतीय सेना सियाचिन में प्रवेश करती है। तो ये हो गए भारत के प्रमुख ग्लेशियर। उसके बाद घाटियां देख लेते हैं। घाटियां हम लोगों ने पहले भी देखी थी जब हम लोग हिमालय की विभिन्न श्रेणियां पढ़ रहे थे, और अब समग्र रूप से भारत में जितनी भी घाटियां स्थित हैं, यहाँ पर मैंने सभी को शामिल कर लिया है, चाहे वो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित हो, चाहे वो हिमालय वाले क्षेत्र में स्थित हो। तो देखो, मरखा, नुब्रा और सुरू ये घाटियां पाई जाती हैं लद्दाख में। मरखा, नुब्रा और सुरू घाटी लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरी तरीके से रटने वाली चीज है। फिर देखते हैं हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, सांगला, कुल्लू, स्पीति, लाहुल, कांगड़ा, चंबा, पार्वती और मालना ये सारी घाटियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो दून, फूलों की घाटी। अभी हम लोगों ने दून की भी बात कर ली थी, फूलों की घाटी की भी बात कर ली थी। उसके बाद सोर और नेलांग ये 4 इंपॉर्टेंट घाटियां हैं जो कि उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घाटी है, उसका नाम है न्योरा घाटी। ठीक है, बाद बाकी चुम्बी घाटी की हम लोगों ने बात की थी, ये सिक्किम में है ही। बाद बाकी एक इंपॉर्टेंट घाटी और है जिसका नाम है यूथांग। तो चुम्बी और यूथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। जुकू घाटी की बात करें तो ये नागालैंड में है। जुकू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद अराकू घाटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अराकू घाटी। बाद बाकी एक अराकू कॉफ़ी भी आती है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो वो इसी घाटी में उसकी पैदावार होती है। तो ये घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अराकू घाटी। उसके बाद देखो कम्बम घाटी की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में, कम्बम घाटी। और शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में, जिसे कि आप साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। अब देखो कुछ फैक्ट भी हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट, जैसे कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। और एक बौद्धों का प्रसिद्ध मठ है जिसे ताबो मठ कहते हैं। ताबो मठ के संदर्भ में यूपीपीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो जो ये ताबो मठ है ये स्पीति घाटी में स्थित है। स्पीति घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और आपको ध्यान रखना है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो धर्मशाला है ये कांगड़ा घाटी में अवस्थित है। तो ये हो गई भारत की सभी प्रमुख घाटियां। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के सभी प्रमुख दर्रों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनकी अवस्थिति के संदर्भ में हमेशा से ही क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जो कि हैं पीर पंजाल, बनिहाल और बारामूला।
तो 3 ये दर्रे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। उसके बाद हम लोग लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्रे हैं और यहाँ की एक खासियत है, एक आध दो को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर दर्रों के पीछे यहाँ पर ला लगा हुआ है, ठीक है। जैसे खारदुंगला, फिर काराकोरम को छोड़ दें, उसके बाद देखो फिर जोजिला, चांगला, चोरवतला, थांगला, दीगारला, लानकला, फोटूला और त्यासाकला। तो ये सारे दर्रे हिमाचल लद्दाख में पाए जाते हैं। कौन कौन से? खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला, चोरबतला, थांगला, दीगारला, लानकला, फोटूला और त्यासाकला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर देखो सिपकीला है, रोहतांग है और बड़ा लाचाला है। कौन कौन से दर्रे हैं? सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचाला। उसके बाद देखो उत्तराखंड में भी कुछ दर्रे स्थित हैं, जैसे कि माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग और किंगरी बिंगरी। किंगरी बिंगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग और किंगरी बिंगरी दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो नाथूला और जेलिपला दर्रे सिक्किम में स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं? बोमडिला, दिफू, पांगसाड और सेला। ये 4 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से? बोमडिला, दिफू, पांगसाड और सेला। ये सारे दर्रे पूछे भी गए हैं। बाद बाकी मैंने हिमालय के दर्रों के साथ में जो ये पश्चिमी घाट पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा है, लेकिन मैंने इसको इसलिए समाहित कर लिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार मिक्स करके पूछ लिया जाता है। 2 यहाँ के डाल देगा, 2 यहाँ के डाल देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं? थाल घाट और भोर घाट, ठीक है। और केरल में है पाल घाट और सैनकोट्टा। अब देखो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रखनी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार इन्हीं को मिसगाइड करके दे देता है। तो थाल घाट और जो भोर घाट दर्रे हैं वो महाराष्ट्र में है और केरल में है पाल घाट, ठीक है, और है एक सैनकोट्टा। उसके बाद मणिपुर में और एक बहुत प्रमुख दर्रा है जिसे कि तुजू कहते हैं, ठीक है। तुजू, आपको कंफ्यूज नहीं होना, दिफू अरुणाचल प्रदेश में है और तुजू मणिपुर में है, ठीक है। उसके बाद जो ये बनिहाल दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो यह कहाँ पर? ये तो एक तो जम्मू कश्मीर में तो है ही स्थित, बाद बाकी ये जो दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसी बनिहाल दर्रे पर जो श्रीनगर से जम्मू जाने वाला राजमार्ग बना हुआ है 1A, इसी बनिहाल दर्रे से गुजरता है और इसी बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये सारे हो गए भारत के सभी प्रमुख दर्रे। ये रटने वाली चीज़ें थी, ये हो गया, चाहे वो घाटियाँ हो गई, ठीक है, चाहे ग्लेशियर हो गए, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है। बाद बाकी ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ भी हम लोगों ने कवर कर ली। उसके बाद देखो हिमालय का जो नदियों के आधार पर विभाजन था वो भी देख लिया, शिवालिक हिमालय को भी देख लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने हिमालय की चारों श्रेणियों, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक, पूरा खत्म कर दिया। दर्रे, घाटियाँ, ग्लेशियर सब कुछ देख लिए। इस तरीके से पूरा हिमालय कवर हो चुका है और अब अगर आप इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे तो हिमालय के संदर्भ में आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान की और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।